नमस्कार दोस्तों, खबर समय हाजिर है फिर एक आंदोलन को लेकर। इसकी वजह है आपने देखा होगा कि कुछ ही गत कुछ दिनों में अपने समाज में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी है जो चिंता का विषय बन गई है। देखा गया है गत कई माह में हमारे समाज के कई युवा जिंदगी की जंग हार रहे हैं। बहुत दुखद घटनाएं होती है जब हमारे बीच कोई युवा अचानक से ज़िंदगी की जंग को हार जाता है। वो हार जाता है ज़िंदगी से और मजबूर हो जाता है यहाँ से चले जाने को। और ये घटनाएं एक दो नहीं, कई हो रही हैं और ये पूरे समाज में चिंता का विषय बन गई है। लेकिन एक सवाल उठता है कि इतनी घटनाओं के बावजूद भी जो समाज को जिस तरह से आगे आना चाहिए वो प्रतिक्रिया अभी तक नहीं देखी गई। कोई इस विषय पे परिचर्चा नहीं कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि हमारे समाज के युवा है या हमारे समाज के जो व्यापारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो क्यों अचानक से ज़िंदगी की जंग हार रहे हैं, क्यों अचानक से वो मौत को गले लगाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी क्या बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा उन पर और कहाँ तक हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी पहल कोई नहीं की गई है। तो खबर से मैंने सोचा क्यों ना एक पहल की जाए समाज में ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। बिल्कुल इन्हें रोका जा सकता है अगर सामाजिक सहयोग मिले, उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि जब मौत का कोई अगर निर्णय ले ले तो सबसे कठिन निर्णय होता है। मेरे ख्याल से जो भी हम जिंदगी जीते हैं, जिंदगी में जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो जीने के लिए करते हैं और अगर उसी जीवन को समाप्त करने के लिए सोच ले तो सोचिए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गहरा दुख हमारे जीवन में आया है जो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है इसके, क्यों ऐसी भावनाओं युवाओं में आ रही है, इसी को लेकर आज हम बैठे हैं डिस्कशन को लेकर। और हमने समाज के अच्छे अच्छे लोग जो है उनको चुना है कि उनके विचार आप तक पहुंचाए जाए और इस सामाजिक पहल को एक आंदोलन का रूप दिया जाए। ये तो शुरुआत है। हम चाहेंगे कि घर घर में इस तरह की चर्चा हो ताकि हमारे युवा इस तरह का कदम ना उठाए। तो आज हमारी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हैं, मेरे साथ आप देखेंगे डॉक्टर एस अग्रवाल साहब है, शिक्षाविद हैं, और इसके बाद हैं बबीता जी, सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार हैं, अत्रिदेव शर्मा जी जो कि सिलीगुड़ी के वरिष्ठ और फेमस अधिवक्ता हैं, प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, आभा जी हैं शिक्षाविद हमारे साथ, जाना माना चेहरा है, और अशोक जी जो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक लेखक भी है। अक्सर उनके जो लेख हैं बहुत अच्छे आते हैं, इन इश्यूज़ पर आते हैं, सामाजिक इश्यूओं पर आते हैं। और हमारे साथ हैं नुपुर अग्रवाल, नुपुर जी हमारे साथ हैं जो आज हमारे बीच प्रतिनिधित्व करेगी युवा सोच का, क्योंकि युवाओं से संबंधित मामला है तो एक युवा भी हमारे बीच हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ अत्रिदेव शर्मा जी से, उनसे हम जानना चाहेंगे। अत्रि जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो इस पहल में। और आप देख ही रहे हैं कि बहुत सी दुखद घटनाएं घटी है समाज में और पूरा समाज विचलित हो गया है। आप क्या कारण देखते हैं इस तरह की घटनाओं के? सबसे पहले तो मैं खबर समय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक इतने विचारोत्तेजक विषय पर उन्होंने इस परिचर्चा का आयोजन किया है। साथ ही मैं जो हमारे दर्शक हैं उनको एक वैधानिक चेतावनी भी देना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आप इस बात को समझ लें कि हम मनोचिकित्सक नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना तो मैं कह पा रहा हूँ कि मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ। हम जो भी बात आज इस मंच से करेंगे वो हमारे अपने अनुभवों के आधार पर या हमारी जो अभिज्ञता है इस जीवन काल में उसके आधार पर हमारी बातचीत होगी। हमारी सलाह को मानने के लिए आप बाध्य नहीं है। इसको किसी चिकित्सक का सलाह मानकर इसका सदुपयोग करने की कोशिश नहीं करें। बावजूद उसके अगर हमारी इस चर्चा से एक भी व्यक्ति को लाभ पहुंचता है तो मैं इस आयोजन को धन्य मानूंगा। जहाँ तक जो ये विषय है, जो डिप्रेशन या जिस तरह की बातचीत तो कह रहे हैं कि समाज में जो इस तरह के हालात हैं, इस विषय पर बात करना ये कोई साहित्यिक विषय नहीं है। ये कोई साहित्यिक विषय नहीं है। और अगर आप कभी खुद डिप्रेशन से नहीं गुजरे हैं तो इस विषय पर अगर आप बात करते हैं तो लगता है कि कोई हवाई जहाज़ में बैठे बिना ही कोई व्यक्ति हवाई जहाज़ उड़ाने की बात कर रहा हो। तो कमोबेश हम लोगों में से हर व्यक्ति कभी न कभी इस डिप्रेशन का शिकार रहा है और जीवन एक
समंदर की तरह है और इसमें कभी ज्वार भाटा, कभी एकदम शांत माहौल, जीवन एक जैसा कभी किसी का गुजरता नहीं है। तो हम लोग कहीं न कहीं, हर व्यक्ति कहीं न कहीं कभी अभाव में, किसी संकट से हम लोग गुजरे हुए हैं, लेकिन अपने अपने तरीक़ों से हम उससे डील करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस डिप्रेशन की बात करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके कारणों पर जाएं। हम इसको समय रहते कैसे पहचानें कि कौन सा व्यक्ति हमारे घर में, हमारे आसपास या हमारी समाज में इससे जूझ रहा है, और हम फिर उसके कारणों को आइडेंटिफाई करें। तो सिम्टम्स, फिर फैक्टर्स, और फिर हम उसमें उनको इससे निकलने में कहाँ मदद कर सकते हैं, ये 3 ही इसकी धारा है। तो कोई व्यक्ति अगर उसके फिजिकल अपीयरेंस से, उसकी बातचीत से, उसके रहन सहन से उसमें जो बदलाव आ रहा है, उससे हम समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा। किसी में अगर एकदम से होपलेसनेस आ जाती है, एक हेल्पलेस जैसा बिहेव करता है, किसी चीज़ में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक कोई चीज़ बहुत कहीं खूब इन्वॉल्व रहता था, अचानक उससे उसकी दूरी बन रही है, इस तरह की स्थितियां अगर सामने आती हैं, वो कटा कटा सा रहता है, परिवार में भी अलग थलग रहता है, तो ये सब एक सिम्टम है जिससे हम लोग उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर पाने में सक्षम होंगे कि ये व्यक्ति शायद किसी समस्या से जूझ रहा है। अगर इस तरह की दिक्कतें 2 हफ्ता 3 हफ्ता से ज़्यादा कंटिन्यू करें, तब जाके वो एक बीमारी की स्थिति लेती है। अदरवाइज़ 2-4 दिन तो हम सभी भुगते हुए हैं। काफ़ी एक समय हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा गुजरा है कि हम लोग भी इस स्थिति का शिकार रहे हैं, और उसके बाद अपने तरीके से हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है, और निकलने के बाद आज डिप्रेशन को मुझे देख के डिप्रेशन आता है। तो लड़ने की गुंजाइश है, इसका रास्ता है, यहाँ सभी अनुभवी लोग बैठे हैं, सब अपने तरीके से इससे जूझने की और इनके कारणों को आइडेंटिफाई करने का सलाह देंगे कि इसे कैसे किया जाए। मोस्टली ये सोशल, इमोशनल, फिजिकल, ये सब रीजन्स होती हैं तरह तरह की। किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ से अगर आपका विच्छेद हो जाता है, घर में किसी की डेथ हो जाती है, बहुत ही कोई प्यारा हो, या आप अगर फिजिकली कहीं देखना चाहिए, कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आ गए जिसमें पता चलता है कि आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे, या इसका निदान आपसे संभव नहीं है, या फिर कोई सामाजिक बात आ गई जिसमें आप वो दबाव झेल रहे हैं। तो कई तरह की फैक्टर्स हैं जो इसको कैटलिस्ट का काम करती हैं, इन बातों को इंस्टिगेट करती हैं। तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर आने वाले वक्ता कुछ करेंगे, फिर हम लोग इस पर आगे अपनी राय देंगे कि इन चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है। धन्यवाद। तो दर्शकों, जब शुरुआत होती है इसकी, तो सबसे पहले जो घर वाले हैं ना, वो इफेक्टेड होते हैं, और मातृशक्ति इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकती है। हमारे साथ बबीता जी हैं। बबीता जी साहित्यकार भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। बबीता जी, सबसे पहले मुझे लगता है कि घर में अगर कुछ होता है तो माता बहनों को पता चलता है, अगर वो सही ढंग से उसको देखे तो हो सकता है कि समय पर इस तरह के रोक लग सकती है। लेकिन पहले फिलहाल आप ये बताइए कि क्या कारण हो सकते हैं कि आज हमारे समाज के जो युवा जो है वो इस तरह की घटनाओं पर अंजाम दे रहे हैं। मेरी नज़र में सिर्फ एक कारण नहीं है, कारण बहुत से हैं, और ख़ासकर जब से नाइट क्लब, पब, बार ये सब खुले हैं, लोग अंधाधुंध अपना खर्चा नाजायज़ तरीके से करने लगे हैं। चाहे वो क्यों ना, मतलब नाइट क्लब में तो है ही, आज एक बार जाते हैं तो कितना खर्चा होता है ये जानते ही है। और दूसरा बात क्या हो गया, अफेयर का भी बहुत मामले आ रहे हैं। तीसरा, लोगों को समाज के सामने एक अपना सम्मानित व्यक्तित्व दिखाना है, उसके लिए लोग अनाप शनाप डोनेशन भी करते हैं कि हाँ भाई मुझे सम्मान मिले। और कुछ मतलब आडंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अभी। और तीसरा, ऑनलाइन गेम जो नाइट क्लब, पब, बार में हो रहा है, वहाँ पर अंधाधुंध वो लोग ऑनलाइन गेम में खेलने देते हैं, चाहे पैसा ख़त्म हो जाए उधारी पर देते हैं, लेकिन चुकाना तो पड़ता ही है। और दूसरा, लोन लेकर के जो लोग अपना मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा कारण है। और जब देने इस तरीके से जैसे खर्चा बढ़ते जा रहा है, पहले के आदमी लोग बोलते थे पाँव उतना ही चादर के अंदर रहना चाहिए जितनी चादर हो, लेकिन आजकल क्या हो गया, चादर जितनी भी हो, चाहे नंगे हो जाए, हम पाँव फैलाते रहो,
हमारे पास पैसा नहीं हो लेकिन पाँव फैलाना है, समाज में अपना स्टेटस बना करके चलना है। तो उस चक्कर में जो आर्थिक संकट अब लोग भुगत रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी की जंग हारने का कारण मेरी नज़र में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोग ही कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग ऐसी हालत में आ जाते हैं कि अपने परिवार में भी वो अपना जो आर्थिक संकट का बोझ आया है वो नहीं कर पा रहे। बात कि मेरे पास इतने केस आए हैं, लोग बोलते हैं मैं अपना पत्नी तक को नहीं बता रहा हूँ मेरी क्या पोजीशन हो रखी है, तो मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। और ये सब दिखावा, आडंबरबाजी, ये सब इन दिनों में बहुत ज़्यादा फल फूल रहे हैं। चाहे संस्था के माध्यम से हो, चाहे क्लब के माध्यम से हो, चाहे नाइट क्लब, पब, बार, ये सब के माध्यम से हो, हर जगह आजकल सिर्फ आडंबर दिख रहा है। जहाँ 100 रुपया में काम होता है वहाँ हज़ारों फूंक दिए जाते हैं। तो इस चीज़ में जो लोग फंस रहे हैं, फंसना आसान है लेकिन उससे निकलना रास्ता नहीं दिखता है। उससे निकलने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आप तो जो आप कमाई कर रहे थे उससे अठन्नी कमाई में रुपया आप लोग खर्च कर रहे थे, हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो उससे कैसे निकल पाएंगे। आज आर्थिक संकट हम लोगों पर गहराया है, क्यों गहराया है, इस चीज़ को हम लोगों को जानना चाहिए, इस चीज़ पर हम लोगों को सोचना चाहिए। और ये जो नशे, ये सब चीज़ का कारोबार फल फूल रहा है, इसके लिए जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बबीता जी ने बात कही है जो घर में होती है वही। और हमारे साथ नुपुर जी भी है और नुपुर जी युवा सोच बताएंगे। नुपुर जी देखिए, अभी बात उठी कि आजकल के युवा जो हैं थोड़ी समझ से परे लग रहे हैं, पब जा रहे हैं, सोशल मीडिया में जा रहे हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये आदतें थोड़े दिनों बाद इतनी ख़राब हो जाती है, इतना दबाव पड़ जाता है कि उन्हें ये सब जो आजकल चल रहे हैं वो अपनाने पड़ते हैं? नमस्ते। मेरे हिसाब से आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हमेशा से चलता रहा है। आज की मुझे नहीं लगता है नई बात है ये, लेकिन क्योंकि मैं खुद उस एज में हूँ, मध्य आयु में, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एंड उसकी वजह ये है कि हम आजकल अपने आप को कंपेयर करने लगे हैं। सोशल मीडिया में सब अपना अच्छा ही दिखाएंगे, कोई अपना बुरा नहीं दिखाता है। तो हम वो इतना अच्छा देख देख के वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है हमारे मध्य आयु में जो भी हैं, और उस वजह से सबको एक गोल है। उनको लगता है कि अगर इस समय तक हम वो गोल नहीं ले पाएंगे तो हम उसके जैसा नहीं बन पाएंगे या फिर उससे बेटर। तो ये जो तुलना आ गई है सबके मन में, ये तुलना भाव, मेरे ख्याल से ये सबको बहुत निराश कर दे रहा है। फिर सेकंड रीज़न ये है कि आजकल सेक्युलर फैमिलीज़ हो गई हैं। पहले हम पेरेंट्स के साथ रहते थे, फैमिली में भाई बहन सब होते थे, तो हम अपनी समस्याएं डिस्कस करते थे, हाँ शेयर करते थे, पेरेंट्स से शेयर करते थे। लेकिन आजकल सब बाहर सेटल हो गए हैं एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि वो शेयर नहीं करना चाहते, वो दूर है, रूम के अंदर भी रह जाते हैं, हाँ, अपने भी घुटते रहते हैं जी। और कोई शेयर नहीं करना चाहता, उनको लगता अगर मैं शेयर करूँगा या करूँगी तो मुझे वापस बुला लेंगे, और वो उधर ही रहते अपनी समस्याओं से खुद ही झुलझ रहे हैं। एंड वो एक मेजर रीज़न हो जाता है कि उन्हें नहीं तब समझ आता है कि क्या करना है। दोस्तों पे भी आजकल उतना विश्वास नहीं रहा है सबको लगता है अगर मैं अपनी तकलीफ रही नहीं, दोस्त तो फेसबुक वाले रह गए हैं। हाँ जी, हाँ, और सब अपनी तकलीफ कैसे शेयर करें, और उनको ये भी लगता है ना कि अरे मैं छोटा दिखूंगा, कि अगर मैंने अपनी तकलीफ बता दी, वो तो अच्छा कर रहा है लाइफ में लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं छोटा दिखूंगा। तो ये दो रीज़न है मेरे ख्याल से जो बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं। नुपुर, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो एक से एक फोटो लगाते रहते हैं, उनके हजारों दोस्त रहते हैं, और बड़ा दुख लगता है कि कुछ दिनों के बाद जब उसके बारे में हम ऐसे समाचार पढ़ते हैं तो एकदम जो हृदय है वो टूट जाता है कि भाई कल तक तो इतनी सुंदर सुंदर फोटो लगा रहा था, हजार इसके दोस्त है, आज क्या ऐसा अकेलापन हुआ कि इसने ये कदम उठा लिया। हाँ, क्योंकि वो दोस्त दिख रहे हैं ना, लेकिन कितने अपने हैं वो तो नहीं पता, हमें नहीं पता। परिवार भी अपना नहीं रहा, परिवार अपना है लेकिन वो डिस्टेंस आ गया है ना, लोग बाहर चले जा रहे हैं, सेक्युलर फैमिलीज हो जा रही हैं, वो डिस्कस नहीं करते। अगर हम बात, कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा तो रिश्ता कैसे रह जाएगा। 3 लोगों की फैमिली हो गई है, हम दो हमारा एक, हाँ जी, तो डिस्कस कहाँ से होगी। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने नुपुर जी।
अशोक जी Thank से मैं कहूँगा, देखिए अशोक जी के बारे में मैंने पहले ही बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लेख भी ये अक्सर लिखते रहते हैं। इनके आज भी एक लेख इसी विषय पर शायद प्रकाशित भी हुआ है। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप सब परिचर्चा सुन ही रहे हैं कि क्या है इसका बड़ा कारण, सबसे बड़ा पहले कारण सुनना चाहेंगे और सामाजिक दायित्व भी थोड़ा आप बताइएगा इसमें। सबसे पहले तो मैं खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया और हमें आमंत्रित किया यहाँ कुछ बोलने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये पैनल की चर्चा सुन के अगर किसी को भी कोई फ़ायदा हो और कोई ऐसे मुश्किल से निकल पाए तो हमारी ये चर्चा सार्थक होगी। मैं शुरू करने के पहले 2 लाइन सिर्फ बोलूँगा, सुबह पढ़ा था मैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, ये जो आज का ये जंग हार रहे हैं, इसके पीछे कोई ये एक नतीजा आ रहा है। हम इसका कारण खोज रहे हैं पहले, लेकिन ये जो 15, 20, 25 सालों से जो समाज में विघटन हुआ है, कुसंस्कृति हुई है, उसका ये रिजल्ट आ रहा है। जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है वैसे, और आने वाले समय में ये और कितना विकट रूप से आएगा, इसकी हम लोग धारणा भी नहीं कर सकते अभी, अगर हम लोग अभी से इसकी जागृति नहीं पैदा किए और चुपचाप बैठे रहे तो। मेरे विचार में, जो मेरा व्यक्तिगत विचार, आप लोग इससे सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मेरे विचार में अपने समाज में ये जो हम लोग मंचासीन व्यक्ति होते हैं, जो सिरमौर होते हैं समाज के, वो समाज, उनका जो पैरामीटर है, उनका जो मापकाठी है, वो है पैसा। कितना पैसे वाला आदमी है वो कितना चंदा दे रहा है, वो सिरमौर होते हैं। जबकि मैं बंगाल में पढ़ा हूँ, बंगाली स्कूल से पढ़ा हूँ, बंगाल में जन्मा हूँ। बंगाली समाज में ऐसा है कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो कोई कलाकार है, कोई अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, वो समाज के सिरमौर होते हैं। लेकिन अपने समाज में जो बेसिक फॉल्ट है वो ये है कि भले ही वो अनैतिक रूप से पैसे कमाए हो, भले ही वो दुष्चरित्र हो, दुष्कृति हो, लेकिन वो सिरमौर होता है। वो चंदे में 1 लाख रुपया दिया, 2 लाख रुपया दिया और वो जाके समाज का सिरमौर है। वो विशिष्ट समाज सेवी है। और ये पीछे से सारे लोग बात भी करते हैं। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और मेरे अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। कहीं पढ़ी हुई किसी ने मेरे को बताया नहीं है, ये मैं अनुभव किया हूँ मैं जीवन का। और पीछे से बात भी करते हैं, उनके बारे में सब गलत सलत बात भी करते हैं, लेकिन वो विशिष्ट समाज सेवी हैं। तो क्या होता है कि 5 लोग जब मंच पे रहते हैं और सामने वाले लोग, जब जनता हमारी गांव की देख रही है, तो वो उनके आदर्श लोग होते हैं कि सामने मंच पे मतलब आदर्श व्यक्ति है, उनको फॉलो करते हैं। तो वो भी समझते हैं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए कि भाई अपने बोलो कुछ और करो कुछ। तो ये उनका एक थॉट बन गया, थॉट प्रोसेस बन गया, मतलब बहुत सालों से कि यही उसका है। तो इसीलिए समाज में और लोग भी जो हैं, यानी पैसे ही सर्वोपरि हो गए। हाँ, आप पैसे दे दो, आप महान समाज से ही मंच पे बैठ जाओ। हाँ, तो और उसकी कैटेगरी भी है, समाज सेवी, विशिष्ट समाज सेवी, अति विशिष्ट समाज सेवी, जितने पैसे देंगे, हाँ, ऐसे करके वो कैटेगरी है फिर वो। तो ये जो चीज़ अपने समाज में है कि उनको जो सिरमौर बनाना, और अपने कोई भी शिक्षित आदमी, कोई भी अच्छा कलाकार, कोई भी ऑफिसर या कोई बढ़िया आदमी, सज्जन व्यक्ति, उनको कभी भी आप सिरमौर नहीं देखेंगे, आदर्श कभी नहीं होते हैं। जबकि बंगाली समाज में ये है। एक तो ये, तो इसकी वजह से समाज में लंबे समय से विघटन हुआ। समाज का जो इम्प्रेशन है, लोगों का जो मन में इम्प्रेशन है, वो खराब हुआ। ये पहला कारण है। लोग यही सोच ले कि जब इज्जत कमानी है तो पैसे कमाओ, और पैसा कमाना है तो कोई भी तरीका अपनाओ। हाँ, उसे कोई नहीं देखता है। आप पैसे कमा लो, आप सिरमौर हो। और चंदा दे के वॉश आउट। आपाधापी में सारे बाद में जब आर्थिक रूप से कभी कभी पिछड़ जाते हैं, लोन लेकर या कोई और तरीके से, तब ये घटनाएं घटती हैं। और चंदा दे के उसके बाद में सारे पाप धो लो। सारे लोग बोलेंगे विशिष्ट समाज से भी है, सारा धुक गया उसका। ठीक है। नंबर 2, मेरे विचार में कॉन्वेंट एजुकेशन जो है, ये कॉन्वेंट एजुकेशन से अपने, क्योंकि ये सारा विघटन हुआ है संस्कारहीन शिक्षा होने के लिए। हम जो देख रहे हैं, जो ये लाइन है कि जिंदगी की जंग क्यों हार गए, इसलिए हार रहे हैं कि हमारे समाज में संस्कार विहीन शिक्षा हो रही है। आज से 20-25 साल पहले मैं बंगला स्कूल से पढ़ा, जलपाईगुड़ी में फणुदेव स्कूल में। यहाँ पर हिंदी हाई स्कूल थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल थी। चलो ठीक है, आज के ज़माने में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पढ़िए, लेकिन मैं आ रहा हूँ तो वहाँ पढ़े हुए मेरी पत्नी है, सभी को बच्चे हैं, कोई ख़राब नहीं है, कोई ख़राब इंसान नहीं है, सारे अच्छे, समाज के प्रति जागरूक भी हैं, घर में भी माता पिता के प्रति जागरूक भी है, सब कुछ है। लेकिन
वो ठीक है, लेकिन जब से कॉन्वेंट एजुकेशन हुआ है, कॉन्वेंट एजुकेशन में जो मैंने पाया है, उनके इमोशंस खत्म हो गए हैं। इमोशंस जैसे मान लीजिए कि भाई घर में आएंगे तो माता पिता, भाई बहन, अब समाज क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, उनको समाज बेकार काम लगता है। हम लोग को बोलते हैं आप क्या समाज का काम करते हैं, आपका अपने खाइए पीजिए और मस्त रहिए, कोई जरूरत नहीं है करने की। बिल्कुल। घर में तो फादर को फादर बोले या नहीं बोले, मदर को मदर बोले या नहीं बोले, लेकिन स्कूल में तो उनको बोलते हैं। हाँ। अब फादर मदर चेंज हो गए। हाँ, तो एक मेरे एक रिलेटिव के साथ में एक बच्चा आया 8-10 साल का, अभी कुछ दिन पहले, मैं जगह नहीं बोलूँगा। तो वो आया तो बच्चा मोबाइल देख रहा है, सुबह से लेकर रात तक मोबाइल देख रहा है, वो गेम खेल रहा है सुबह से लेकर। 8-9 साल का होगा मैक्सिमम, उसका अपना मोबाइल है। वो बच्चे लोग आजकल पैसे वाले क्या करते हैं कि 8-9 साल के होने से मोबाइल खरीद देते हैं बर्थडे में अब उसको। 8-9 तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, तो अब उसको क्या हुआ कि वो बच्चा मोबाइल खेल रहा है, तो मैं बोला कि बेटा तुम गेम खेल रहा है, मेरे को सिखा देना गेम खेलना, मेरे को आता नहीं है गेम खेलना। तो कुछ कहा नहीं वो। फिर मैं जाके बगल में ऐसे गेम उसके देखने लग गया, यहाँ बगल में क्यों आ रहे हैं आप, तो बोला क्यों तुम देख रहा है कौन सा गेम खेल रहा है, अपने मोबाइल में खेलिए ना आप, और तुम सिखा दो, मैं अपने आप सिखाऊँ, आप भी अपने आप सीखिए। मैंने ये एटीट्यूड है, बता रहा हूँ आपको, ये एटीट्यूड है। एक मेरे परिवार में गया मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे खराब संस्कार कैसे खराब हो रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली मैं। एक मेरे सामने बच्चा आया दूर से, उसकी मम्मी बोली कि बेटा फूफा जी आया, प्रणाम करो। तो दूर से वो वहाँ खड़ा हुआ है, अंकल प्रणाम। तो मैं बोला साले अंकल नहीं हूँ, मैं फूफा जी हूँ, मैं उसको बोला। तो वो दूर से खड़े होके फूफा जी प्रणाम। बोले ये क्या तरीका है प्रणाम करने का, बोले ये SMS प्रणाम है। SMS में। हाँ, तो मैंने भी फिर यहीं से बोला कि खुश रहो, ये भी SMS आशीर्वाद है। ये सब घटनाएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे अपने को संस्कार का मालूम पड़ता है। ये मेरे हिसाब से अपनी कॉन्वेंट स्कूल के लिए हुआ है। और कॉन्वेंट स्कूल के अलावा अब वर्तमान में नूपुर ने एक बहुत अच्छी बात उठाई थी कि परिवार जो है ना, जब संयुक्त परिवार रहता तो हम लोग डिस्कस कर लेते थे। जब ये आप इनकी बातें कर रहे हैं तो परिवार भी अत्याधुनिक हो आ रहा गया हूँ, है। एक मिनट आ रहा हूँ, थोड़ी संक्षेप में बताइएगा। हाँ, तो इसमें फिर क्या हुआ कि वो कॉन्वेंट स्कूल के वजह से ये हुआ। और आज जो है, आज कॉन्वेंट स्कूल के अलावा अपने पास में बहुत अच्छी भारतीय संस्कार आधारित स्कूलें हैं। जैसे DPS है, GD गोविंद का है, सिलीगुड़ी मॉडल हाई स्कूल है, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल है, बहुत बढ़िया स्कूलें हैं। हम लोगों को कभी भी सारे बच्चों को निकाल के यहाँ भर्ती करना चाहिए, मेरे हिसाब से। ये मैं मेरे तीनों ग्रैंड डॉटर्स को निकाल के इस साल यहीं भर्ती कर रहा हूँ मैं। तो ये एक आधार हुआ। इसके बदौलत क्या हुआ कि इसके बाद आग में घी डालने का काम किया मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने। मोबाइल में सोशल मीडिया ने उसे अकेलेपन आया। मैं आपके एक बात पे आता हूँ। आपने कहा था सामाजिक सलाहकार भी एक होना चाहिए। पहले सामाजिक बातें होती थी, एक दूसरे का समाज का डर रहता था। आजकल के समाज का डर है। समाज के जितने भी आपने कमाई की बात कही, मुझे लगता है कि जो भी हम, जिसे इन्होंने बताया पब वगैरह है या क्या बोलते हैं गैम्बलिंग है, हाँ। या फिर और भी कोई नशे की दुकान है, आप समझेंगे, मुझे लगता है कि शायद अधिकांश जो ये है उससे समाज के लोग ही जुड़े हुए हैं। ये किस लिए हुआ बताऊं क्या मैं? ये बता रहा हूँ ये किस लिए हुआ। ये इसलिए हुआ कि अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी जो शादियाँ होती है, उसे बैचलर नाइट होती है, सूफी नाइट होती है, उसमें चाचा ताऊ मामा भांजा भांजी सारे साथ एक साथ ड्रिंक करते हैं। तो उससे क्या हो गया, उनका संकोच निकल गया। तो आज तो आप सब साथ पिला दिए, कल से साथ पिलाएंगे नहीं। कल से उनको लाइसेंस मिल गया अकेले पीने की, सब कोई अकेले हार्ट से पी रहा है, और किसी को बोलने का डर भय भी निकल गया। उनको नैतिक अधिकार भी नहीं है ना बोलने का पापा मम्मी को, कि साथ पिया सब कुछ जाके, मान लीजिए। ये हो रहा है एक्चुअल में। ये अपने शादियों में घर की लड़कियां बहुएं और पीते हुए डांस करते करते जा रही है बारात लेके, ये कहीं अपने सोच सकते हैं? कैन यू इमेजिन दिस थिंग्स? तो ये चीज़ें जो खराब हुई है, ये अपने बड़े इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन लोगों ने अपने फायदे के लिए उनको साथ में लाया है, ताकि हम भी फ्री मैंने ओपनली ये काम कर सके। अब क्या हो गया कि ये सब कम हुआ, एकाकीपन आया, मोबाइल से आया, दिखावा आया, खर्चे बढ़ गए लोगों के, कमाई है मेरे कम, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए दिखावा में, सोशल मीडिया में देख देख के। कर्जा लिया, कर्जा आसान हो गया। मोबाइल में आप EMI में कर्जा ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेना तो आसान है, लेने के बाद जब फिर उसके, क्योंकि आपके कमाई नहीं है इतनी, आपकी कमाई नहीं है इतनी। हाँ। वो कर्जा लिया, कर्जा लेके जब वो सिर पे से पानी फिर जाता है, यही सारी घटनाएं पे प्रेरित करती है जिंदगी से, ये जिंदगी की जड़ हांगरने की। और हम लोग अभी एग्जाम्पल भी है, सिलीगुड़ी शहर में अच्छी पार्टियां फेल हो गई। वो चांदी आज 80,000 है, कल 1 लाख हो गई। बोले ये कमाई बढ़िया, अब तो 10,000 के महीने की नौकरी कर रहे हैं बेकार में। लोग करोड़ों 50 करोड़ रुपया हार गए, खो दिया मतलब इसमें।
तो ये चीज़ें हो रही है इसी कारण से, इन लोगों को शॉर्टकट चाहिए धन कमाने का कि हाँ, कितनी इन जल्दी सब कारणों शॉर्टकट कमा से लें। जिंदगी की बिल्कुल। जंग आ रहे हैं। ये अशोक सारे जी, चीज़ें हैं और इसके बाद कारण कैसे करेंगे वो हम लोग और बाद में बात अशोक जी करेंगे। आएंगे, आबा जी के पास हम लोग आते हैं। देखिए आबा जी शिक्षाविद है। आबा जी आपने देखा होगा पूरे समाज को, कई वर्षों से आप देख रही हैं, आपने भी काफ़ी प्रश्न निकाले हैं। तो जैसे कि बात उभर कर आ रही है कि आज पर युवाओं पर जो दबाव बन रहा है, ज़्यादातर कुसंस्कृति कह लीजिए, चाहे नशे का शिकार हो जाए या फिर कमाई कम खर्चे ज़्यादा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने संस्कार नष्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितना इनका अंश है कि आज हमारी युवा पीढ़ी दिशा विहीन हो रही है? पहले तो अनाप शनाप कर्जा ले लेते हैं, या फिर उनका बिजनेस नष्ट हो जाता है, या जीवन नशे से जीवन नष्ट हो जाता है, फिर इस तरह की घटनाएं घटती है समाज में जो दिल तोड़ती है। चाहे वो किसी का भी बेटा हो, किसी की भी बेटी हो, जब ऐसा होता है तो बड़ा दुखद लगता है। देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये आज की समस्या नहीं है। वी हैव टू गो बैक टू वाई इट स्टार्टेड। ये पिछले 20-25 साल से चल रहा है। जैसे नुपुर जी ने कहा, पहले हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, जितना था वो सब में बंटता था। जब से न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, जो था अब अपने खुद के लिए है। और ये 20-25 साल से मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो बच्चा था, आज का जो युवा है, उसने ये सब कहाँ से सीखा? वो तो पेरेंट्स ने ही सिखाया कैसे डिस्टेंस बनाने के लिए। कम्युनिकेशन नाम की चीज़ ही नहीं है बिटवीन हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड। जब आपने अपना कम्युनिकेशन का दरवाज़ा बंद कर दिया है, बच्चा किसके साथ जाके बात करे? वो तो फिर जाके अपने सो कॉल्ड दोस्तों के साथ ही बात करेगा, उनकी सलाह के ऊपर चलेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक पेड़ है, वो फल देगा, फूल देगा, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा? वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितने कि उसकी जड़ें मजबूत हैं। तो पेरेंट्स ने अपनी जड़ें हिला दी हैं, बच्चों को विंग्स टू फ्लाई दे दिए कि आपको जो करना है आप करिए, लेकिन जड़ें सारी हिल चुकी हैं। तो इसका कारण ही है कि पेरेंट्स ने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी। और उसके लिए आई एम सॉरी टू से, आई डोंट ब्लेम कॉन्वेंट एजुकेशन, ये हर एक घर की एजुकेशन है। बच्चों को पेरेंट्स ने हारना सिखाया ही नहीं, उनको कुछ चीज़ मना किया ही नहीं। तो बच्चा जो बड़ा होता है वो तो सिर्फ जीतना सीखा, और अगर उसे जो चाहिए नहीं मिला तो जब छोटा था वो ज़मीन पे लेट के रोता था, अब वो जाके ड्रिंक्स लेता है, या पब में जाके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बच्चे। आपको अगर अपनी समाज, अपना फैमिली को अपनी तरफ, आपको उसको जुटा के बांध के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आज के दिन में इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग ये डिप्रेशन में, या जो कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो इसलिए है क्योंकि उनके पास तो कोई है ही नहीं अपना जो उनकी बात समझे, जो उनकी बात सुने। बाकी जो बाद में हो रहा है, दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ ऑल दिस। हम जब छोटे थे हम सुनते थे IQ, जैसे जैसे बड़े हुए IQ टर्न इनटू AQ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। पेरेंट्स का प्रेशर नहीं, तुम अगर अच्छा पढ़ोगे तभी तुमको अच्छा कुछ होगा। इन सब के बीच में वेयर इज़ EQ, इमोशनल क्वोशंट, वो तो पेरेंट्स ने बनाया ही नहीं। इसलिए बच्चे इतने, आज की युवा है या इवन मिड लेवल, जो घटनाएं हो रही हैं वो कोई यंगस्टर्स की नहीं हो रही, वो 40 इयर्स 50 इयर्स, उनका इमोशनल क्वोशंट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो चाह के भी अपनी जो मन की अकेलापन बातें है, हैं नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने वो एक एम्बियंस नहीं क्रिएट किया घर में। पहले आप देखिए, जब कोई छुट्टी होती थी, बच्चे वो सो हैप्पी, चलो हम पेरेंट्स के साथ पिकनिक पे जाएंगे। आजकल कौन जाता है पिकनिक? कौन पेरेंट्स, सिलीगुड़ी में इतनी बढ़िया एक जगह है साइंस सिटी, कितने पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके जाते हैं साइंस सिटी? खुद चले जाते हैं पब या पार्टी, बच्चे को बोलते हैं। पहले तो शादी विवाह होता था तो 100-200 आदमी एक साथ मिलते थे, एक जगह रहते थे, खाते थे, पीते थे। आजकल तो शादियों में भी ये रिवाज निकल यही गया हो रहा है। कि कपल्स को एक रूम दे दो, वहां पर भी 2 रूम, सबको साथ नहीं होना है। आप शादी कर रहे हैं तो 200 रूम चाहिए आपको। ये डिस्टेंस किसने बनाया? ये डिस्टेंस तो हम ही ने बनाया ना।
और आज के दिन में हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो हम सबको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि ये सिर्फ ये हर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि बच्चा बाहर है, इट डज़ नॉट मीन कि आप कम्युनिकेशन नहीं रख सकते। मेरे दोनों बेटे 9 साल की उम्र से हॉस्टल में हैं, बट वी आर लाइक दिस। और ये एक और चीज़ मैंने देखी है, पेरेंट्स को लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं अब हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ये तो आपका हक है। वो अपना कमा रहा है, अच्छा वो जो मर्जी करे। नो, वो तभी हुआ होगा जब आपके बच्चे ने आपसे कुछ बोला होगा और आपने कहा होगा ये मैं कमा रहा हूँ, मैं जो मर्जी है मैं करूँ। जब तुम कमाना शुरू करोगे तुम्हारी जो मर्जी है तुम करना। तो आपने तो वहाँ पे ही डिस्टेंस क्रिएट कर पहले दिया। तो ये भी नहीं था। अशोक जी को याद होगा, हम लोग तो 30-30 वर्ष के पिट जाया करते थे पिताजी से। आजकल तो 3 वर्ष के बच्चे को नहीं मार सकते। और हमारे तो 25-30 में भी पिताजी डांट देते तो हिम्मत नहीं, उनके सामने कुछ बोल दें। तो आबा जी, आपको नहीं लगता कि सामाजिक सुधार की और परिचर्चा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। और ये सब हम पेरेंट्स को अपना एक सोचना होगा। लाइक आई वाज सेइंग, पेरेंट्स मैंने देखा है, हम चले गए पब में, डांस पार्टी या कहीं पे, बच्चों को मोबाइल से बोल दिया चलो तुम जोमेटो स्विगी से अपनी पसंद का ऑर्डर कर लो। क्यों? आपको तो अपने घर का खाना आप क्यों नहीं खिला रहे हो? पेरेंट्स खुद बोल रहे हैं कि आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर लो। फिर हम बोलते हैं हमारा बच्चा सिर्फ जंक फूड खाता है। आप अपना समय बच्चों के साथ नहीं स्पेंड कर रहे और उसको एक आपने टैब दे दिया, एक मोबाइल दे दिया। मैंने तो यहाँ तक देखा है, हमारे तो छोटे बच्चे जो हैं हमारे स्कूल्स में, हमको पता चल जाता है, बच्चे खुद आके हमको बोलते हैं मम्मी मोबाइल देख रही थी तो मेरे को जो समझ आया मैंने लिख दिया। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चे के साथ बैठ के उसका होमवर्क करा दे, दिखा ले। इसीलिए आज आप देखो बच्चा स्कूल से निकलता है, खाना खा के सीधा ट्यूशन। तो पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे। बिल्कुल। आबा जी, दर्शकों हम आपसे बता दें, हम ये परिचर्चा कर रहे हैं। जैसा कि शुरू में अतुल जी ने कहा कि हमारी कोई ये नहीं कि आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह की सामाजिक चर्चा हो और कुछ निचोड़ निकले, कुछ संस्कारों में सुधार हो, हम कुछ लोग भी इसको अगर अपना लें तो बहुत अच्छा लगेगा। और खबर सेवा का यही प्रयास है। और फिलहाल हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस अग्रवाल, शिक्षाविद हैं, और इनका विचार तो और भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि डॉक्टर साहब काफ़ी समय से स्कूल चला रहे हैं और प्रतिदिन हज़ारों बच्चों से मिलते हैं, तो ये ज़्यादा उनका साइकोलॉजिकल कुछ कर पाएंगे एनालिसिस। सर, सर्वप्रथम खबर समय को साधुवाद, और जो जितने भी को पैनलिस्ट है सबको अभिनंदन। सोनी जी आज एंकरिंग कर रहे हैं, और जो कि आज का विषय है जिंदगी की जंग क्यों हार रहे हैं हम, तो इनमें जानना चाहे हैं चर्चा के माध्यम से दबाव, अकेलापन या सामाजिक तनाव। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स इसके कारण है। इसको अगर बहुत संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो मुझे पहला कारण लगता है कि आज जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके अंदर में एक आध बच्चा होता है, मुश्किल से 1 या 2 बच्चे होते हैं। बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाता, बच्चों को व्यवहारिक तौर पर काम करने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, और उस अनुरूप जो है बच्चा, जो हम लोग कहते हैं कोपिंग अप विद द स्ट्रेस, उनका ज्ञान ही नहीं है। छोटी सी कोई समस्या आती है, बच्चा जो है उसमें कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे का इनडिसिसिव माइंड डेवलप करता है। डिसीजन लेने की क्षमता बच्चों ने पूरी तरह से खो दी है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा कारण लगता है कि इरेशनल एक्सपेक्टेशन, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें इतनी ज़्यादा हावी हो गई है, और उसमें हमने ये कंसिडर करना छोड़ दिया कि हमारी वास्तविक कैपेसिटी क्या है, और हमारी चाहत और हमारी कैपेसिटी के फ़र्क को हमने पहचानने से इनकार कर दिया है। तो ये इरेशनल एक्सपेक्टेशन कहते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन, ये दूसरा कारण लगता है। तीसरा है कि इमोशनल एम्पावरमेंट, बच्चों के साथ में पेरेंट का एक जो है मतलब इमोशनल बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। और चौथा मैं जो कारण देख रहा हूँ वो इंटर जनरेशनल गैप है, उसके अंदर इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। फैमिली का मतलब हो गया कि वाइफ हस्बैंड उनका बच्चा, जबकि हम लोग जब अपने परिवार में पलते थे तो हमारी तो आज के जैसे 1-2 बच्चा नहीं होता, बच्चे जो है आधे दर्जन 1 दर्जन संख्या में होते थे। कैसे बच्चा पलता था ये माता पिता को पता ही नहीं होता था, वो पूरे परिवार में रहकर बच्चा जो है नेचुरली अपने आप पल जाता था। और दूसरा कारण जो मुझे नज़र ये आ रहा है कि हम लोग कई बार अपनी तुलना करना चाहते हैं, अपने बारे में असेसमेंट करते हैं, तो हम उतने अच्छे भी नहीं होते जितनी अच्छी छवि हमारी सोशल मीडिया में होती है।
और उतने बुरे भी नहीं होते जैसी फोटो हमारे आधार कार्ड में दिखती है। तो हमें वास्तविकता को समझना पड़ेगा, और वास्तविकता को हम नहीं समझेंगे तो हमेशा इस तरह का धोखा हम लोगों के साथ में होने की बड़ी संभावना है। अब समय के साथ में देखिए, बदलाव तो एक अत्यंत बहुत आवश्यक हिस्सा है एवोल्यूशन का। बदलाव हमेशा ही हम लोग देखना चाहते हैं। अब पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में, हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे। अब जैसे अपने घरों के अंदर में पहले ब्याह शादियाँ होती थी, तो उसमें क्या ये होता था, घर की महिलाएं भोजन बनाती थी और बाहर की महिलाएं आके नाचती थी। अब उल्टा हो गया, अब घर की महिलाएं नाचती हैं और बाहर की औरतें आके खाना बनाती है। तो समय के साथ में हम लोग जो बदलाव करते हैं, बदलाव का एक साइंटिफिक आधार भी हम लोग को देखना पड़ेगा। उसमें हम लोग कहीं से सामाजिक मूल्यों का तो ह्रास नहीं हो रहा, ये हमें अत्यंत आवश्यक रूप से जानना चाहिए हम लोगों को। और सबसे बड़ा कारण मुझे जो लग रहा है, इस तरह की जब बच्चे गलत कार्य करने के लिए आगे निकल जाते हैं, संवादहीनता। हमारा बच्चों के साथ में संवाद खत्म हो गया। और जब भी बच्चा एक एक्सट्रीम स्टेज के अंदर में जाता है, मेडिकली हम लोग जो कहते हैं वो थोड़ा एंजाइटी होता है, एग्रेशन होता है, थोड़ा डिप्रेशन आता है, तो ये स्टेज में बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो अपने को क्षति पहुंचाता है, इस स्तर पर नहीं जाता कि बड़ा डिसीजन लेगा। एक मेडिकली हम लोग कहते हैं साइजोफ्रेनिक स्टेज होता है, वहाँ जाके बच्चों के किसी आदमी के अंदर में ये भावना आती है कि अपने आप को वो ख़त्म करे, है ना। तो वो जंग से हारना का जो स्टेज होता है, एक दिन में तैयार नहीं होता है, और ये एक लंबा प्रोसेस होता है। और इसको जैसा अत्री जी ने शुरू में कहा था कि हमको इसको आइडेंटिफाई करना है। और स्कूली स्तर पर हम लोगों का ये प्रयास होता है कि इस तरह का भी जब हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड इज़ कीपिंग अलोफ, वो सारी स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और बिल्कुल अकेले बैठा रहता है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, सिग्नल्स हैं, जिनके माध्यम से हम लोग को अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करना होता है। उसके बाद में उसको काउंसलिंग होती है, पेरेंटल काउंसलिंग, एक्सपर्ट काउंसलिंग, सब मिला के हम लोगों को अगर बच्चे को हम संभालेंगे तो मुझे लगता है कि आज हम लोग जो अपने समाज के जो लोग खो रहे हैं, जो जंग हार रहे हैं, जंग सिर्फ वो एक व्यक्ति नहीं हार रहा है, हम उस व्यक्ति को जंग हारने में मदद भी कर रहे हैं। ये समाज हार रहा है। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि सरकारी तौर पर भी हमारे जैसे सामाजिक पहल बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। CBSE सिस्टम में भी हम लोगों ने देखा, कई बार उनका सर्कुलर भी होता है कि उसके अंदर में वो कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट के साथ में आपको समय बिताना है। वैकेशंस में उनको हम लोग होमवर्क नहीं देते, कहना कि आपको ग्रैंड पेरेंट को विजिट करना है। तो बहुत सारे सरकारी स्तर पर हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की जा रही है, एडवाइजरी इशू हो रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम लोग व्यक्ति विशेष पर और पारिवारिक सामाजिक स्तर पर इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे, इसका विचार नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों का समाधान होने वाला नहीं है। और इन चीज़ों को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे के साथ खड़ा हों, भावनाओं को हम समझें, और हम सिर्फ आज पैसे को ज़्यादा महत्व न दें। अपने समाज के अंदर में सबसे बड़ी बुराई ये होती है कि वही बड़ा आयु से बड़ा आदमी जो है बड़ा नहीं होता, जिनकी आय बड़ी है वो बड़ा होता है। इन समीकरण को हमें बदलना पड़ेगा। और जीवन के अंदर में खुश रहने के और भी बहुत सारे पैमाने होते हैं, सिर्फ ज़्यादा पैसा खुशी की गारंटी नहीं है। मुझे लगता है एक विस्तृत चर्चा की ज़रूरत है और निश्चित तौर पे सब लोगों की सहभागिता इसमें ज़रूर होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दर्शकों, हम आपसे बता दें, अब हम जाएंगे दूसरे चरण में, क्योंकि पहले हमने सुना कि ये समस्या क्यों है। अब मैं संक्षेप में जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से हम लोग इस समस्या पर पार पा सकते हैं। आप लोग जो देख रहे हैं, आप भी अपने कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपका भी कोई सुझाव हो या फिर आपको कोई कमी लगे या फिर आपको भी लगता है कि इस तरह की सामाजिक चर्चाओं की और ज़रूरत है, तो इसके लिए भी आप पहल कर सकते हैं। और चाहे तो आप खबर से वैसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सभी कमेंट्स का आदर करेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो अब फिर आते हैं अत्री जी के पास, क्योंकि शुभारंभ इनसे हुआ था, तो फिर मैं इनके पास में आ रहा हूँ। अत्री जी, मैंने जो देखा, सबसे जो बातें हुई, एक बात खुलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं समाज पैसे की तरफ दौड़ रहा है, और पैसे की दौड़ में लोग इतने अंधे हो गए हैं, संस्कारों को भूल गए हैं। उनका एक ही उद्देश्य रह गया, कमाई होनी चाहिए कैसे भी हो। और इसी कमाई की अंधी दौड़ में मुझे लगता है कि ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं परिप्रेक्ष्य में आ रही, चाहे वो गैम्बलिंग हो तो वो उसी वजह से हो रही है कि भाई मैं जल्दी पैसे कमा लूँ। और समाज के लोग हैं, भाई पैसा जल्दी कमाने के लिए आप देखे होंगे कि जितने समाज सुधार की कौन बात करे जब खुद ही सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। समाज सुधार की बात आप तभी कर सकते हैं जब आप निष्पक्ष हो, आप उससे जुड़े न हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जुड़े रहते हैं। आप क्या बोलोगे ऐसे लोग? ऐसा है सोनी जी कि मुझे लगता है कि हमने जिस विषय पर ये चर्चा शुरू की थी, हम लोग थोड़ा सा भटक गए हैं वहाँ से। ये बातचीत
इस तरह के बीमार, ये लोग जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, एक तरह की बीमारी है, तभी तो इसके डॉक्टर भी हैं इसका इलाज करने के लिए। और सामाजिक रूप से जो बातें हैं वो हो सकता है कहीं कहीं इन घटनाओं को इंस्टिगेट भले करती हों, लेकिन एकमात्र वही कारण है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हमने इस विषय पर चर्चा को अब संस्कार और बच्चों तक सीमित कर दिया, ऐसा नहीं है। पब में जाने वाले भी खुश हैं और पब में नहीं जाने वाले भी अपने जीवन की लीला समाप्त कर रहे हैं। बात ये नहीं है। हमारा जो शरीर है, ये शरीर सिर्फ इमोशन अलग से कुछ तो दिखता नहीं है। हमारे शरीर में सारी एक्टिविटी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी की है तो ये हमसे ज़्यादा समझते होंगे इस बात को। तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है। ये शरीर में जब विभिन्न कारकों से एक्टिवेट होने से हमारे अंदर एक फील गुड फैक्टर आता है। हमारे अंदर गलत काम करने वाला व्यक्ति भी खुश है और एक अच्छे दर्जे का समाज सेवक भी दुखी है। आप कह रहे हैं कि कोई पब में जाता हो, कोई जुआ खेल रहा हो। मैंने सैकड़ों लोग हमारे क्लाइंट हैं जो मस्त हैं, खा के आराम से हैं और कोई दिक्कत उनको नहीं है, किसी तरह की टेंशन नहीं है, और एक ईमानदार आदमी परेशान है और उसने अपनी समस्या का समाधान शॉर्टकट तरीके से कर दिया है। समस्या ये नहीं है। समस्या आप उस व्यक्ति के बारे में भी सोचिए जो पब में जाता हो। जब बीमारी की बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के बारे में भी सोचिए जो आपके हिसाब से जुआ खेलता हो। उस बच्चे के बारे में भी सोचिए जिसके पेरेंट बिजी हैं और बच्चा अकेले रहता है। आपको तो इलाज की बात करनी है। आप कारकों को गिना के समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि समाज तो आज से 40 साल पहले नहीं होगा। ये एक जनरेशन गैप है। वो मेरे पिताजी और मेरे बीच में था, मुझसे मेरी बेटी में है, और मेरी बेटी से आने वाली पीढ़ी का भी एक जनरेशन गैप रहेगा। समाज निरंतर बदल रहा है। अच्छे बुरे का चुनाव करने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं कि हम समाज में होने वाले कार्यकलापों को अपने, हाँ वो मेरी व्यक्तिगत मेरा विषय है और मैं किसी को अच्छा और बुरा मानने का हक रखता हूँ, और इसके लिए कोई यूनिवर्सल कानून नहीं है कि हमको यही मान के जीवन यापन करना पड़ेगा। पैसा कहीं तकलीफ़ दे रहा है तो पैसे के बिना गुजारा भी नहीं है, और पैसे को कम आंकने की धृष्टता वही करते हैं जिनके पास है। जिनके पास नहीं है उनको तो हर हाल में पहले पैसा चाहिए, फिर निपटेंगे कैसे निपटना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बीमारी है, इस तरह से मानसिक रोग से जो ग्रसित लोग हैं वो क्या करें खुद, और इसमें समाज का सहयोग किस रूप में आए ताकि हम इन रोगियों को आइडेंटिफाई कर पाएँ। आप अगर समय रहते, ये कैंसर जैसी बीमारी है, आपको ये इनिशियल स्टेज में आप पकड़ लेते हैं तो शायद इसका इलाज आप तरह तरह के फैक्टर से कर भी पाएंगे। लेकिन अगर आप ये देर कर देंगे तो हो सकता है कोई दुर्घटना घटने के बाद आपको पता चलेगी कि ऐसी बात हो गई, आज तक तो साथ में था, उसने तो कभी बोला नहीं। और ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसकी भावनाओं, उसके एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते। अगला अपने आके कैसे कहेगा? वो तो परेशान है, वो बीमार है, वो आके कैसे कहेगा कि मैं किस तरह की परेशानी से गुजर रहा हूँ? आप साथ रहते हुए अगर आप इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं या परिवार के लोग नहीं समझ पाते हैं तो ये कमी उनकी है, ये उस व्यक्ति की नहीं है। कई बार हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोगों ने भी अपना बचपन जिया है, और एक रिश्ता ऐसा है, एक या दो रिश्ते ही ऐसे हैं जो कंडीशनल उतने नहीं होते हैं। एक है माँ का अपने बच्चों के साथ रिश्ता। माँ चाहे बच्चा कितना भी नालायक हो जाए, माँ के लिए वो राजकुमार रहता है, और ये अनकंडीशनल लव वाला रिश्ता है। और वैसी ही एक दोस्ती है। पिताजी वाले में थोड़ा कंडीशन रहता है, फर्स्ट आओगे तो ये देंगे, ऐसे करोगे तो वैसे करेंगे। थोड़ा लगाव में कोई कमी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक एक्सप्रेशन की बात होती है। पिता थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं और उतने खुल के सारी गलतियों को माफ़ करने की इच्छा हर समय नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्त है, ऐसा दोस्त ही क्या जिसके सामने हम अपने मन की बात नहीं करें। वहाँ अगर रिजर्व रहते हैं तो फिर वो दोस्ती सही नहीं। वैसे दोस्त कहाँ मिल रहे हैं? नहीं, ये इसके लिए आप कोई दुकान से दोस्त खरीद के लाएंगे? ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने समाज में अपने तरीके के दोस्त आप बनाएं। अच्छे बुरे की बात में आप गलत ही बनाएं, लेकिन अपने मन का बनाएं जिसके यहाँ खुल सके आप। अच्छा बुरा क्या होता है? एक चोर से चोरी करना उसके लिए अच्छा है, आपका जेब कट गया तो आपके लिए खराब है। बात तो है कि आपका इंटेंशन क्या है समाज में, कि आप कैसे रहना चाहते हैं। तो ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी है आदमी की, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी शेयर करे, लेकिन अगर ऐसे रिश्ते आप तैयार करते हैं जिस पर आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपके लिए एक शायद आगे का रास्ता खुलता हो, शायद अपने आप कोई समाधान अपने आप निकल पाए। ऐसे रिश्ते जिस पर आप इमोशनली डिपेंड करते हैं। ऐसे में मैंने 2 बातें बताई हैं, माँ की और दोस्ती की। अगर कोई और भी है तो मुझे उससे कोई परहेज नहीं है कि कैसे करेंगे आप। बिल्कुल, आप भी इस बात से तो सहमत है कि कहीं ना कहीं परिवार से चूक हो रही है
समाज से चूक हो रही है, तभी ये बातें आगे बढ़ रही अच्छा, है। आप बताइए क्योंकि कि ऐसी परिवार अगर पहले ही समझ ले कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है, वो समय पर अगर सचेत हो देखिए, जाए तो ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। सोनी जी, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में परेशान है, किसी किसी का दिखता है और किसी का नहीं दिख रहा अगर है। घर में सहयोग मिल जाए, यही बात हो रही थी। अभी एक दोस्त के साथ ही ऐसी घटना घटी, हमारे दोस्त के साथ ही, और हमें यही अफसोस रहा कि कभी दोस्त ने हमारे साथ डिस्कस ही नहीं किया, नहीं। जो भी हम लोग पैनल में थे उसके। इतनी बड़ी घटना, देखिए हम लोगों के पास तो मुकदमे आते हैं इस तरह की। पहले तो ये गैर कानूनी था, जो व्यक्ति इस तरह की कोशिश करता था उसी पर मुकदमा चलने की गुंजाइश थी, जो कि अभी नहीं है, अभी वो हटा दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी करते हैं तो अंत में कोई नहीं चाहता कि अपनी सब कुछ वो ख़त्म कर दे, वो बचने की कोशिश करता है हर समय, एकदम छटपटाता है और एकदम लगता है कि मैंने गलत कर लिया और मुझे वापस आना चाहिए, लेकिन तब वापस आने का रास्ता नहीं रहता है। तो बिना सिम्टम दिए कोई ऐसा कर ले, इसकी संभावना 0 है। हमें कुछ चीज़ें मान लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं ना हार जीत की बात, आप हर लड़ाई जीतने के लिए बने ही नहीं हैं। ऐसा कोई व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है जो हर समय जीत ही जाए। तो ये मन में अगर आप गांठ बांध लेते हैं कि तुमको फर्स्ट आना है, तुमको इतना ही लाना है, आप एक स्कूल में फर्स्ट आ सकते हैं, आप 50-60 बच्चों के बीच फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई सेंट्रली कोई एग्ज़ाम में आप IIT या UPSC में जाते हैं तो आपके जैसे लाखों बच्चे फर्स्ट आए हुए होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ फिर फर्स्ट आएंगे। तो ये जो बच्चों पर थोपना, हम एज ए पेरेंट, हमने ज़िंदगी में जो कुछ भी नहीं किया है, हमें अपने बच्चों से वो सब चाहिए। हमने अच्छे नंबर नहीं लाए, बच्चे को चाहिए टॉप आना है तुम्हें, इसका दबाव हम बच्चों पर देते हैं। तुमको हर परीक्षा में सबसे ऊपर आना है, ये दबाव हमारा बच्चों पर रहता है। जो पारिवारिक रूप से लोग हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किस तरह की समस्या उनके दिमाग में है उनको खुद नहीं पता। लेकिन हमें अगर अपनी एक्टिविटीज़ से हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा, अभी इस तरह की दिक्कत आ रही है, कोई पैसे की समस्या आ गई, समस्या तो आनी है सबको, समस्या ये है कि हम इसका निवारण कैसे सोचते हैं इस पर निर्भर करता है। तो कोई व्यक्ति अगर अकेला रह रहा है, चुपचाप है और वो मान के बैठा है कि मुझे ऐसे ही रहना है, यही बनना है, तो वो अपने लिए तकलीफ़ ही बुला रहा है। तो हम इस तरह के नियमों के बंधन से अलग तो हो नहीं सकते, रहना इसी समाज में है। और आप एक छोटी सी बीमारी के निर्धारण के लिए पूरे पृथ्वी को बदल डालूंगा वाला इलाज अगर देंगे तो फिर तो कोरोना की वैक्सीन जैसी हो गई, जब इलाज ही नहीं था, लोग ऑक्सीजन के सहारे अपना इलाज कर रहे थे। मेरा कहना है कि जिन व्यक्तियों को भी किसी तरह की समस्या है तो आप ये मान लीजिए कि आप हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं बने हैं। जीवन में कष्ट रहेगा, मैंने आपको शुरू में समंदर वाली बात बताई थी, इसमें ज्वार भाटा आएगा, तूफान आएगा और फिर शांति से पीसफुली वो धारा भी बहेगी। आपकी ज़िंदगी वैसी है, निरंतर कोई भी आदमी खुश नहीं है। हमारे यहाँ अरबपति भी क्लाइंट आते हैं, रात में 2 बजे फ़ोन करते हैं कि शर्मा जी सो गए क्या? हमने कहा 2:30 बज रहे हैं, तो सोने का ही समय है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, 4 टैबलेट खाए हैं नींद की, फिर भी नहीं आ रही है। और वही मैं रात में कभी कभी लेट लौटता हूँ। हमारे अपार्टमेंट के बगल में एक अपार्टमेंट के सामने खाली चबूतरा जैसा है, वहाँ बिना ठंड में बिना चादर के एक व्यक्ति सोया हुआ है, नाक बज रही है उसकी जोड़ से। तो आनंद का कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि आदमी सुखी कहाँ होगा। सुख तो आपको खोजना है और आप अपने द्वारा बनाए गए बंधनों से दुखी होते हैं, वरना हम हार गए। हर लड़ाई हम जीते नहीं, हमने हर केस में बेल मूव किया, सब में नहीं मिला, हर सारी जीत जाएंगे ये किसने हमको दे रखा है। तो आप इस तरह की दबाव में मत आएं और कुछ रिश्ते आप ऐसा ज़रूर बनाएं जिससे आप अपनी मन की बात कर सकें, ताकि इन बातों को शेयर करने से कहीं ना कहीं कुछ रास्ता दिखता है, वो अंधेरापन नहीं दिखता जो आपको बंद कमरे में आप जो ढूंढ रहे होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपको लग जाता है कि कोई व्यक्ति इस तरीके से अचानक से, क्रिकेट बहुत देखता था टीवी में और अचानक अब कहता है कि नहीं देखूंगा, वो अकेले घर में बैठा रहता है, मोबाइल बहुत चलाता था, अचानक मोबाइल नहीं चला रहा है। तो ये जो सिम्टम, जो डेविएशन है अपने, मैं अच्छे बुरे सिम्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस सिम्टम में वो व्यक्ति आदि रहा है वहाँ से हट के कुछ अलग कर रहा है, तो उस पर परिवार या बंधु यार दोस्तों की तरफ से ध्यान देने लायक बातें हैं। और ऐसे व्यक्ति को आप अकेला नहीं छोड़ें। और जब इतनी उच्च शिक्षा हुई है और इसमें साइकियाट्रिस्ट लोग बने हैं जो इलाज करते हैं, और इस तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव हार्मोन्स के कंट्रोल करने की जब दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, तो इनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। और एक ऐसी बात भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं कम मानता हूँ, लेकिन मेरा भगवान से कोई झगड़ा नहीं है, थोड़ा आस्थावान बने। जब कोई सहारा किसी आदमी में आपको नहीं दिखता है, मैं नहीं कहता कि भगवान है या नहीं है, ये डिबेट का विषय हो सकता है किसी के लिए, हो सकता है कि कोई कहते हो कि भगवान है और कोई मानता हो कि शायद भगवान नहीं हो, हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे आदमी को ढूंढ के रखेंगे तो जब आपके यार दोस्त, आपका परिवार फेल हो जाएगा, तो उस भगवान के प्रति भी अगर आपकी थोड़ी बहुत आस्था है तो मदद का एक तिनका ही
आपके काम आ जाएगा, आपको डूबने नहीं देगा। तो ऐसी परिस्थितियों में शायद आप निकल पाएँ, लेकिन ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति से ज़्यादा, अगर हमने उसको पाल पोस के हर समय टॉप रहने का जो ठीकरा उसके माथे फोड़ रखा है और इससे परेशान होकर कोई व्यक्ति है, तो समाज, परिवार, दोस्त की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को हम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करें और उनके लिए जितनी हो सके हम मदद करने की कोशिश करें। उम्मीद है ये बीमारी आपकी धीरे धीरे ठीक हो सकती है। जो आप करने का सोच रहे हैं या जिस विषय पर ये मुद्दा आज उठाया गया है, ये किसी भी हालत में इन समस्याओं का समाधान नहीं है। धन्यवाद। देखिए, हम आपसे बता दें, जो भी हम विचार व्यक्त कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर बैठे हैं हमारे गेस्ट, ये सबके व्यक्तिगत विचार हैं और आप बाध्य नहीं है उन विचारों को मानने के लिए, लेकिन एक सुझाव देने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है। और अत्री जी थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनके अपने विचार थे। और अब हम फिर आते हैं नुपुर के पास में। नुपुर, काफ़ी देर से आप सुन रही होगी, युवाओं का भी मामला उठा था कि युवा लोग जो है वो भटक रहे हैं। ऐसे में आप क्या सजेशन दोगी युवाओं को कि ये जो घटनाएं घट रही है ये ना घटे और जीवन का एंजॉय भी करें? आजकल सबसे ज़्यादा अगर आप सुनेंगे सबसे, तो इनसोम्निया, ये आप बहुत सुनेंगे कि सबको नींद नहीं आती आजकल रात को। जैसे अत्री जी ने बोला, उनके पास 2:30 बजे कॉल आता है। तो क्यों नहीं आती? इसका रीज़न यही है कि पैनिक, एंग्जाइटी, ये सब जो नए नए प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। और क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में, काम कर रहे हैं, काम के पीछे भाग रहे हैं, हमारा एक संतुलन नहीं रहा है, मानसिक संतुलन, जिसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि रात को नींद नहीं आ रही है। नूपुर, आपको नहीं लगता कि आजकल व्यक्ति को मशीन बना दिया जा रहा है? बचपन से सिखाया जा रहा है कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, 99% नंबर लाओ, 98% लाओ। दो ही चीज़ है, पढ़ो और कमाओ। कमाई के लिए पढ़ाया जा रहा है, संस्कार के लिए, परिवार के लिए नहीं। बस पढ़ेगा लिखा बड़ा आदमी बनना है, बड़ा ही कमाई करना है। वैसे टारगेट देते देते जवानी आते आते वो आप वाली बात पे आ जाता है, उसको ट्रेस हो जाता है, नींद नहीं आती है। हम लोग के तो सारे विषय मिलाकर जितने नंबर नहीं आते थे उतना भी एक विषय में आते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ तो 17% में पास होते थे और आज तो 70% में ही पास नहीं होता है। क्या बोलोगे? तो पहले मुझे लगता है ये प्रेशर ज़्यादा था हमारे टाइम पे, हमारे पेरेंट्स को एग्ज़ाम्स, कंपैरिजन, वही दूसरे बच्चों से कंपैरिजन। बट मुझे लगता है आजकल वैसा नहीं है सिचुएशन। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, तो वैसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रही हो ना? नहीं, मैं तो एक्टिविटी फोकस्ड हूँ कि एक्टिव भी रहो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो। दोनों इम्पॉर्टेंट है। एक्टिविटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप वही अगेन मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है। कब नहीं होगा? जब आप एक्टिव रहोगे। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है हर एज के बच्चों के लिए भी, और हमारे एज के लिए भी, और हमसे बड़ों के लिए भी। तो अगर आप मेंटली साउंड है तो आपको ये सोच ही नहीं आएगा कि आप कोई गलत कदम उठाए। बिल्कुल। अशोक जी, देखिए, सबके अपने अपने स्वतंत्र विचार रखने के लिए। अत्री जी ने अपना पक्ष रखा है, नुपुर रख रही है। आप बेबाक रूप से अपना सामाजिक पक्ष रख सकते हैं, जो आप क्या समझते हैं। संवादहीनता पर जैसे बातें हुई और अत्री जी ने जैसे बातें बताई, बिल्कुल सही है। संवाद से बहुत सी सारी समस्याओं का हल हो सकता है और समय पर जानकारी मिलने से। छोटी सी घटना है, APJ अब्दुल कलाम जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में फेल हो गए तो वो देहरादून में बस कूदने वाले थे नदी में। तो इतनी देर में क्या हुआ, बगल में कुछ संत महात्मा थे, मैंने उनकी जो बायोग्राफी पढ़ी थी मैंने, तो वो उनको बोले कि बेटे क्या कर रहे हो? बोले नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मत जाओ, तुम्हारे लिए देश इंतज़ार कर रहा है और बहुत बड़े काम के लिए, कोई बात नहीं है, फेल हो गए तो। वो वहाँ बच गया। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को अगर उस वक्त में अगर बचा लिया जाए, तो जैसा ही उन्होंने कहा अत्री जी ने कि कोई भी नहीं चाहता वो, लेकिन उस वक्त में उसको बचाना ज़रूरी है, तो आगे जाके वो फिर और बड़े काम कर सकता है। मेरे परिवार में एक मेरे रिलेटिव में एक बहू आई, वो बहू 4-5 साल के बाद में बहुत डिस्टर्ब थी, मतलब करीब करीब रिश्ता जाने लायक, डाइवोर्स के लायक। संजोग से मेरे से परिचय हुआ, मेरे से बात करने लगी, ट्यूनिंग हुई मेरे से, बोला आपसे बात करके अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ इतना ही काम किया कि उसके सारे बातें सुनते रहे मैं। वो बाहर की थी, बाहर के शहर की थी वो, और उनके ससुराल वाले को, मतलब मेरे रिलेटिव को मालूम ही नहीं कि मेरे से बात कर रही है। वो 8 साल तक बात करी है, मालूम नहीं उनको मेरे से बात करती है। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि उनको सुना और जो मेरे समझ में आया उनको सोल्यूशन दिया, ढाढ़स बंधाया कि तुम्हारा ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आज 8-9 साल के बाद में अभी 1 साल से बिल्कुल 101% रिश्ता सही है। और वो मेरे को दिन में 10 बार थैंक यू बोलती है कि भाई आप जो है आप थे बोल के
लेकिन मेरे से डिस्टेंट रिलेटिव यानी हो। आपके विचार से बातचीत का माध्यम बहुत अच्छा है हाँ, कि तो डिस्कशन किया जाए, संवाद हो, जो है वो होना चाहिए। परिवार पूरा सहयोग करे, समाज पूरा सहयोग करे, अगर ऐसी स्थिति आती है तो। हाँ, तो ये हम लोग जो आज पैनल बिठाए हैं ये भी एक समाज का पैनल ही है। बिल्कुल, वो है तो इसी हिसाब से मेरे हिसाब से समाज में करीब 200 संस्थाएं हैं, 200, मतलब सारी NGOs वगैरह, बिजनेस एसोसिएशन से मिला के। लेकिन कहीं पर भी कोई सुगबुगाहट नहीं है, कहीं पर भी जीरो एकदम इन विषयों पर। जबकि हम लोग और दूसरे धार्मिक विषयों पर और भी सब जगह पर बहुत एक्टिविटीज़ है। तो मेरे हिसाब से सारी संस्थाओं में, NGOs में, आप जो भी NGOs हैं, बिजनेस एसोसिएशन में, बहुत युद्ध स्तर पर और लगातार इन विषयों पर चर्चाएं होनी चाहिए। जैसे आज चर्चा हुई है, कुछ फायदा होगा इससे। ऐसे चर्चाएं हमारे सिलीगुड़ी में तो मेरे ख्याल से जितने संगठन है, बहुत ज्यादा संगठन पास सारी- सैकड़ों संगठन है, सैकड़ों लेकिन तो- अभी तक किसी के द्वारा ये समाज सुधार की पहल क्यों नहीं की जा रही नहीं, है? कोई पहल नहीं है, जीरो एकदम, बिल्कुल कोई बात ही नहीं है, जैसे इशू ही नहीं है। मतलब भजन और क्या? कीर्तन आप करवा रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, सारे सेवा के काम कर रहे हो, लेकिन जब समाज सुधार की बात आती है कि कई समाज, जिसे हम लोग अभी बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, परिवार की बात आती है, तो लोग क्यों आगे नहीं आते? हाँ, कोई बात नहीं करते हैं। तो इनको ये हम लोग ये पैनल जो शुरुआत हुई है, मान लीजिए इनको सुन के अगर उनके कोई विचार आए कि अपने लेवल में। आपको नहीं लगता कि उन संस्थाओं को आगे आना चाहिए, इस तरह की डिस्कशन करनी चाहिए? नहीं, मैंने तो लिखा, मैंने तो फेसबुक में लिखा, इसी चीज़ को तो मैंने लिखा कि कोई संस्थाएं आगे नहीं आ रही है। और 150 तो करीब NGOs हैं और 100 बिजनेस एसोसिएशंस हैं। उनका काम क्या है? सिर्फ पानी पिलाना और खाना खिलाना क्या 5 रुपया में? और कोई काम नहीं है क्या? और भागवत कथाएं सुनना और सुनाना और उनमें जाके प्रमोशन करना अपने आप को, कोई काम नहीं है और कोई। तो ये जो काम है, उनको लगातार चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए अलग अलग विषय पे, कि सट्टा जुआ पे क्या होना चाहिए, सामाजिक विषय में क्या होना चाहिए, आपके मानसिक संतुलन में कैसा होना चाहिए, इन विषयों पर होना चाहिए। और तुरंत काम जो करना चाहिए वो ये है कि जैसे कलकत्ते में, इंदौर में गया, एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे लिखा रहता है कि आप निराश हैं, कॉन्टैक्ट मी इस नंबर पे। तो एक काउंसलिंग सेंटर होनी चाहिए अपनी, जहाँ पे आदमी जिस क्षण उनको कमजोरी मन में लगता है, एक फ़ोन मार ले कि मेरे को तकलीफ़ है, मेरे को ये मन ख़राब हो रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई जाऊँगा। तो उसमें क्या है कि उससे अगर बात कर सके, तो अभी कोई भी काउंसलिंग सेंटर नहीं है मेरे हिसाब से। मैं कहीं नंबर नहीं देखा, जैसे हावड़ा में देखा हूँ, कलकत्ते में, इंदौर में, सब जगह रहता है। तो एक नंबर कहीं पर कोई ऐसा काउंसलिंग सेंटर हो कि वहाँ पे आदमी फ़ोन कर सके और फ़ोन करके अपनी बात बता सके, ऐसा कोई काउंसलिंग सेंटर नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों पर एक जागरूकता फैलानी पड़ेगी, और जागरूकता ही उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मतलब ओके, बबीता जी, बात चर्चा हो रही थी, आज मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, तो उनका ये कहना था कि आदमी जो है वो सारी दुनिया से लड़ देता है, लेकिन घर में जब वो आता है, अगर उसे सहारा नहीं मिले तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे से कोई पैसे ही पाता हो, या कोई बदनामी की बात, कुछ भी बात हो, बाहर कुछ भी कह ले, घर वाले भी अगर उसको ताना दे दे, घर वाले भी अगर उसको नहीं समझे, तो वो टूट पड़ता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। आप एक नारी भी हो, माँ भी हो, आप कितनी सहमत हो इस बात से? उन्हें सहयोग घर में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? समाज तो है ही है, लेकिन सबसे पहले घर है, अगर घर से टूट गया तो कहाँ जाएगा? मैं इससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे ज़िंदगी की जंग क्यों हार रहे हैं लोग, और यहाँ अभी तक जो निष्कर्ष निकला जा रहा है कि एकल परिवार, बच्चों का, ये सब का, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही है, जो ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं, वो प्राय 50+ के लोगों की हो रही है। कारण आप मेंटली आप सपोर्ट कर देंगे, मैं कर दूंगी, काउंसलिंग हो जाएगी मेंटली, लेकिन जो फाइनेंशियली हार चुके हैं उनको आप लोग किस तरह से सपोर्ट करेगी, कोई संस्था किस तरीके से सपोर्ट करेगी? मेन सवाल ये है, क्योंकि जहाँ तक जितना लोगों का अभी आ रहा है, उनका मेन मोटिव यही सुनने में आया है कि आर्थिक, उन लोग बहुत आर्थिकली वो बहुत परेशान हो चुके थे, उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मेरे पास जैसे हम लोग, जैसे मामा जी की बात मैं काटना चाहूँगी, अशोक मामा जी लगते मेरे, हम लोग मारवाड़ी सेवा परिवार में हर रविवार बायोडाटा कलेक्शन के लिए बैठते हैं। तो वहाँ कसूती न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों ने बोला है, कोई भी घरेलू समस्या हो, आपसी अनबन हो, तो हम लोगों के पास आइए, हम लोग बायोडाटा कलेक्शन करते हैं। इसके बावजूद हम लोग इस पर भी परिचर्चा करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। और आपको एक बात बता देती हूँ, मैं करीब 2017 से
परिचय सम्मेलन से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें क्या है, कितना फ़ोन मेरे पास पर्सनली आता है, रोते हुए आता है ज़्यादातर लेडीज़ लोग का। तो वो लोग घरेलू माहौल से जो परेशान हो चुकी होती है या पति के दबाव में परेशान हो चुकी है, उनके लिए जैसे अंतिम रास्ता ज़िंदगी की जंग हारना होता है। तो मुझे लगता है मैं इससे बात करके सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं उनसे बात करके काउंसलिंग करती हूँ। और जहाँ मेरे से नहीं होता तो हम लोग जैसे मंथन वॉइस ऑफ ह्यूमन राइट्स में, हिंदी बालिका विद्यापीठ की अर्चना में, मैं, अर्नांशु सर है, सुनील सिंगल जी, हम लोग बाकायदा आप लोग ऐसा कर रहे हैं? वैसे बैठ करके करते हैं, जाते भी हैं वहाँ पर, घरों में गए भी, हम लोग झोपड़ी में भी गए हैं, तो अच्छे घरों में भी गए हैं। तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। हम लोग के पास जितना आता है लेटर हम लोग लेते हैं उनसे, और उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो अभी फ़िलहाल में जो केस आ रहे हैं और जिनका अभी जो न्यूज़ चैनल में जो वार्ताएं हो रही है, पैनल डिस्कशन हो रहा है, उसके बाद उसके उपरांत जो लोगों के पास फ़ोन आ रहा है जो उसमें इन्वॉल्व है, तो वहाँ ज़्यादातर एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि हम लोग फाइनेंशियली एकदम हार चुके हैं। यहाँ तक कि मेरा नर्सरी का बच्चा तक का फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बोलता है कि घर का भाड़ा मैं नहीं दे पा रहा हूँ, घर मालिक मेरे ऊपर प्रेशराइज कर रहा है। कोई बोल रहा है मैं यहाँ से लोन ले रखा हूँ, इतने आदमियों से मेरा लोन हो रखा है, मैं कैसे दूँ। तो आप क्या, समाज के लिए हम लोग है, लेकिन क्या हम लोग फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर पाएंगे और किस एंगल से कर पाएंगे हम लोग? मेन सवाल ये है, क्योंकि आज कमाई सबकी एक मतलब स्टेज पर जिस हिसाब से कमाई होनी चाहिए पहले होती तो आप थी। काउंसलिंग में क्या बोलती है उनको? काउंसलिंग में सामने वाले का जो अगर मान लीजिए कि वो आर्थिक रूप से पिछड़ गया, जैसे आप समस्या बता रहे, तो आप हाँ उनको जी। क्या बोलेंगे? देखिए, क्या सजेशन देंगे आप? उसमें देखिए, अब कोई बहुत ज़्यादा हाई उसमें हो, उसमें तो हम लोग यही बोल सकते कि आप समाज के कुछ बड़े लोगों से मिल करके इसका सलूशन निकालें। क्योंकि इतना बड़ा, अब जैसे अजय अग्रवाल का केस आया था मेरे पास, फर्स्ट में मेरे पास आया था एक्सीडेंट का केस, तो मैंने उसके साथ बात की, उसकी बेटी के साथ, कि मैं बोली उसको बेटी को बोलो मेरे साथ बात करिए। तो मैंने जब उसकी बात सुनी तो मुझे लगा कि यहाँ मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ समाज के लोगों को जुड़ना पड़ेगा और समाज के लोग ही इसको हेल्प कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कसौती न्यूज़ वाले से बात किया और राजेश शर्मा जी से बात किया, मारवाड़ी सेवा परिवार के अशोक मारदा जी से बात किया। तो हम लोगों ने बात करके, जैसे सोशल मीडिया पर एनी न्यूज़ ने अपना ब्रॉडकास्ट किया, तो न्यूज़ मतलब ऐसे, मतलब हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको जब किया, तो नाना करके काफ़ी संस्थाएं सामने आई, बाहर से भी लोग आए, तो उन लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि उनका एक्सीडेंट का केस था, वो कोमा में थे। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, और थोड़ा बहुत कम इसमें रहता है तो हम लोग मिल करके उसका कहीं ना कहीं से हम लोग व्यवस्था कराते हैं। तो ये चीज़ होता है। लेकिन यहाँ जो ज़िंदगी की जंग हार रहे हैं, उनका कोई ऐसा वैसा केस नहीं आ रहा है, वो लोग बहुत हाई लेवल पर है। बिल्कुल। और कोई अभी ऐसी परिस्थिति आ रही है, समय बहुत कम है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैं जो भी कहूं तो आप कोशिश करिएगा 1 या 2 मिनट में। आबा जी से मैं जानना चाहूँगा, आबा जी, आप जो लोग टूट चुके हैं, मतलब जो गए हो तो कोई पाए नहीं है, लेकिन जो ऐसा फेस करें, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी जो है बची रहे, जीवन खुशहाल रहे? देखिए, एज़ यू नो, मैं तो एक एडुकेशनिस्ट हूँ। मैं ये मानती हूँ कि आज के दिन में मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनली डेवलप करना, कम्युनिकेशन बनाए रखना। अब मैं बाकी स्कूल्स का तो नहीं बता सकती, बट हमारा स्कूल जो है शीशी एकेडमी, इट इज़ मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट कि हर स्कूल में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हर बच्चे के, हर पेरेंट्स के जो इश्यूज़ हैं वो उसी साथ साथ टैकल कर सकें। अब हमारे स्कूल में है, प्लस अब मैं समझती हूँ कि अब ये टाइम आ गया है कि वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स। जो हमारा इंडियन कल्चर है उस पे हमें वापस जाना चाहिए। जो एक गुरुकुल सिस्टम था, मेडिटेशन था। अब हमारे वी आर अंडर शीशी रविशंकर जी, हमारे स्कूल में रोज़ क्रिया होती है, रोज़ मेडिटेशन होती है, और ये सिर्फ बच्चों की नहीं, बड़ों की, पेरेंट्स की, सबके लिए मैंडेटरी हमने बना दिया है।
तो हमें तो बहुत डिफरेंस दिखता है कि जो बच्चे पहले बहुत अशांत थे अब काफ़ी शांत हो चुके हैं, और हमें ये पता चल रहा है कि आगे बढ़ के यही हमें करना है। हम जितना अपना मेंटल हेल्थ को बनाए रखें, जितना खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाए रखें, हमको वो ही आगे जाके हेल्प करेगा। और हमें अब ये छोटे बच्चों से ही हमने ये शुरू कर दिया है करना। अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अगर 30 सेकंड में कह सके तो प्लीज। हाँ, डॉक्टर साहब जैसे वो कुछ बीच में एक रोक लाइन रहे खाली थे। बबीता जी ने बोला कि बबीता जी ने सारे सॉल्यूशन के बारे में बताया, लेकिन तुरंत मेरे ख्याल से जो ज़िंदगी की जंग हारने वाले हैं उनको बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर उनके पास ज़रूर होना चाहिए, कहीं पर भी समाज में बड़े आकार में उनको कहीं भी दिख जाए कि मैं किससे सहायता, किससे बात करूं, और अगर उनसे एक बार बात कर ले तो 99% केस में वो उस वक्त जंग नहीं हारेगा और वो बच जाएगा। और दूसरी नंबर बात कि स्कूलों में ये मोबाइल, सोशल मीडिया जो एटिकेट्स है कि इसको कैसा उपयोग करना चाहिए, ये सारी स्कूलों में क्लास होनी चाहिए। ओके, डॉक्टर साहब आप फाइनली, मैंने आपकी नजर है, अब अपने आप प्रथम फाइनली। चरण में भी कहा था कि संवादहीनता, संवेदनहीनता ये बहुत मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज जो लोग इस कदर जा रहे हैं। और चूँकि ये परिचर्चा का बिल्कुल आखिरी चरण है, तो इसमें एक कृष्ण बिहारी नूर है, बहुत प्रख्यात शायर हैं, उनकी 2-4 लाइनें कहना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, अपने हिस्से कुछ बचा ही नहीं, कि झूठ घटे या बढ़े, सच बढ़े या घटे, सच ना रहे, झूठ की कोई इम्तिहा ही नहीं। तो ये कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो लोग ये जंग हार रहे हैं उनकी परिस्थितियाँ इससे बहुत ज़्यादा मिलती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी छोटी समस्याओं को वो बहुत बड़े रूप में देखने लगते हैं। उनको लगता है कि संसार में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान वही है। और इसके अंदर में मुझे जो लगता है कि अभी प्रथमतः इनिशियल चरण के अंदर में बच्चों को हमें इस कदर स्किल करना पड़ेगा कि उनमें स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कोपिंग विद स्ट्रेस आना ही पड़ेगा। छोटी सी बात हो, कक्षा के अंदर में शिक्षक छोटी सी बात कर देता है, बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे के अंदर सहन शक्ति, सहनशीलता, टॉलरेंस, पैसेंस बिल्कुल नदारद है। इन चीज़ों को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को रोकना काफ़ी मुश्किल होगा। बोले कुछ? जो भी व्यक्ति मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो कभी अवसाद ग्रसित नहीं रहा हो और हारा नहीं हो। ये हार के कारण या किसी भी परेशानी के कारण जो बहुमूल्य अपनी आपकी जो जीवन लीला है इसको आप समाप्त करने का कोई निर्णय लेते हैं तो ऐसा कभी मत करिए। दुनिया में सारी समस्याओं का समाधान है, आज नहीं तो कल। आप निश्चिंत रहें, हार कोई हार नहीं है। आप उसको एक घटना मान के उसको भूलिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, है ना। एक पुस्तक का नाम बोलूँगा, पुस्तक का नाम मैं एक पुस्तक का नाम बोलूँगा, वो आप लोग सके तो पढ़िएगा। टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, रॉबर्ट स्कूलर की है। ये पुस्तक पढ़ा के मैंने 3-4 लोगों का अवसाद दूर किया है, ये पुस्तक पढ़ने से ही सिर्फ। इसमें ऐसे ऐसे फार्मूले दिए भी है, प्रैक्टिकल फार्मूले, कि आपको एक बार अगर पढ़ेंगे तो आपके मन की निराशा दूर होगी। टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। तो दर्शकों, ये थी परिचर्चा, खबर समय की एक पहल कि समाज को एक नई राह मिले, जो लोग परेशान हैं कुछ राहत मिले। और ऐसे में यही निर्णय निकला कि ज़रूरत है सामाजिक सहयोग की, ज़रूरत है परिवार के लोगों की, और ज़रूरत है कि हम अपने सिद्धांतों पर चलें, जो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति है उसको अगर माने तो हद तक इस पर हम काबू पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जीवन में कंपटीशन ना करें। और कुछ कहा, सभी लोगों ने एक ही बात कही कि ऐसा ना हो कि आमदनी 98 खर्चा रुपया हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी कारण आया, ये उभर कर आया था कि इस जो घटनाएं घट रही है इसमें आर्थिक कारण बहुत बड़ा है। इस चर्चा में भाग लिया हमारे साथ नुपुर ने बहुत अच्छा कहा, नुपुर ने युवाओं का पक्ष रखा। हमारे साथ अशोक जी भी बहुत अच्छी बातें रखी। आभा जी ने बताया, अपने अनुभव को शेयर किया कि किस तरह से हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। और अत्रि जी बहुत संभल कर बोले, उन्होंने अपना
जो बातें थी वो तो कही गई, और साथ ही कहीं ना कहीं कानून की बातों को भी ध्यान रखा, उसी हिसाब से उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। बबीता जी ने सही बातें कही, समाज को आईना दिखाने की कोशिश तो खैर सभी ने की है, और हम इससे पिछड़ नहीं सकते कि सामाजिक दायित्व नहीं है, कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्व तो इसमें बनता ही है। और डॉक्टर साहब ने भी अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरह से जीवन में, क्योंकि वो बहुत बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनके हजारों बच्चे स्कूल में हैं, तो उन्हें ज़्यादा अनुभव इस बात का। तो खबर समय का भी ये प्रयास था। आप अपने सुझाव में दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो समाज के साथ खबर समय हर समय खड़ा रहेगा, और भी अगर परिचर्चा की आवश्यकता पड़ती इस तरह की तो हम हाजिर रहेंगे। हम हमेशा समाज के साथ हैं। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर।